हेलो दोस्तों, आपका सारे क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपको क्रॉप प्रोडक्शन का थर्ड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ और थर्ड चैप्टर के अंतर्गत पार्ट 3। इसके पहले मैंने इस चैप्टर के 2 पार्ट पढ़ा दिए हैं। आज कौन सा तीसरा पार्ट है, यानी ये लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। ठीक है, जिससे कि चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। और इस पार्ट के अंदर क्या पढ़ाए रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको जानकारी दे दूँ मैं। क्या है, खाद पढ़ाने वाले, क्या है खाद, ये मेनूर के बारे में बताने वाले हैं। तो दोस्तों अपने अपने दोस्तों को भी इस क्लास के बारे में बताएं, ताकि वो भी इस चीज़ को लाभ उठा सकें, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर साल में चलने वाले, यानी आपका पूरा कोर्स क्या है फ्री में कराया जाएगा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ साथ आप 11-12 की तैयारी के साथ साथ आप पीएटी की तैयारी यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट की भी तैयारी कर सकते हो, आईसीएआरआई की तैयारी भी कर सकते हो, बीईयू की तैयारी कर, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी की, बीएचयू बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है ना, उसकी भी तैयारी, यूपी कैडेट की तैयारी, जेड की भी तैयारी, यूपी SU2 की तैयारी भी आप कर सकते हो। यानी आप क्या है, जब 12th की तैयारी 11th की तैयारी करोगे तो ये कौन सा है, आपकी 12th का क्रॉप प्रोडक्शन है। चैप्टर अध्याय कौन सा है, तीसरा है। और इसके अंदर क्या पढ़ाना है, मैनुअल यानी खाद के बारे में हम बताने वाले। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ देखते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नाफेड कंपोस्ट विधि। क्या दी, नाफेड कंपोस्ट विधि। इसके पहले हम कंपोस्ट खाद तैयार करने की हम 2 विधियां पढ़ चुके हैं, इंदौर विधि और बेंगलोर विधि। आज ये कौन सी हमारी चौथी विधि है, कौन सी है, नाफेड। कौन सी है, नाफेड, जिसे नाडेप कहते हैं। यह विधि महाराष्ट्र के एक साधारण किसान, किसने विस्तृत की थी, यह विधि महाराष्ट्र के साधारण किसान श्री नारायण देव राव पर्णदरी पांडे जी ने, यानी जिसे हम नाडेव काका के नाम से जानते हैं, क्या जानते हैं, नाडेव काका ने विकसित की। इस विधि की विशेषता यह है कि इसमें जमीन के ऊपर ढाका बनाया है। ढाका जानते हो, ढाका यानी एक हौद टाइप का, देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जालीदार क्या होगा, ये हौद रहेगा। और ये ढाका कैसा होता है, आपको देखो हॉट टाइप का दिख रहा है, देखो यहाँ पर, ये देखो सभी लोग खड़े हुए हैं, ठीक है ना, जितने लोग खड़े हैं, इस ढाका है। और इस ढाका के अंदर क्या है, आपको गोबर वगैरह कचरा जितनी भी चीजें इसके अंदर डाली जाती है वो सभी इसके अंदर भरी जाती है और फिर इसे बंद कर दिया जाता है। क्या कर दिया, बंद कर दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ढाका कहते हैं। और इसी के अंदर क्या है, हमारा कंपोस्ट खाद तैयार होता है। और इस तरीके से कंपोस्ट तैयार करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, नाडेप कंपोस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाडेप कंपोस्ट कहते हैं। इस विधि से प्राप्त खाद में पोषक तत्व नष्ट नहीं होते। क्या होते हैं, पोषक तत्व नष्ट नहीं होते हैं। अतः खाद में दीर्घ पोषक तत्वों के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। यानी जो दीर्घ पोषक तत्व, जैसे मान के चलो आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर के साथ साथ आपके जिंक हो गया, आपका मोनिब्रेडम हो गया, कॉपर हो गया, ये तमाम क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व भी इसके अंदर पर्याप्त सुरक्षित मात्रा में रहते हैं। ठीक है ना। तो इसके देखो, इसमें क्या है, इसको ढाका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ढाका कहा जाता है। इसके अंदर पहले, लेकिन थोड़ा इसमें जानने की ये जरूरत है, पहले इसके ढाके के अंदर जो आपको ये बाउंड्री दिखाई दे रही है, अंदर से ईंट दिखाई दे रही है, इसको पहले क्या है, गोबर से लीपा जाता है या छिड़का जाता है। ठीक है ना। फिर इसके अंदर कूड़ा करकट जितनी भी चीजें इसके अंदर डाली जाती है वो फिर इसके डाल दिया, फिर ऊपर से क्या इसे एक प्रकार का यह बनाया जाएगा, तंबू टाइप का बना दिया जाएगा। ठीक है ना, ठीक है ना, इस प्रकार से, और इसे बंद कर दिया जाए। फिर बाद में क्या है, इनके बगल से क्या है, इसमें छिड़काव, पानी वगैरह, पोषक तत्व जो भी चीजें डाल रहे हैं वो बगल से छिड़कती रहती है। और ये आपका 3-4-5 महीने के अंदर ये कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है, कंपोस्ट खाद तैयार हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब वर्मी कंपोस्ट विधि किसे कहते हैं, जिसे हम वर्मी कल्चर भी कहते हैं। ठीक है ना। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ की खाद को कहा वर्मी कंपोस्ट खाद कहा जाता है। यानी उनके द्वारा, केचुओं के द्वारा जो बीट निकाला जाता है, यानी मल त्याग किया जाता है, उसी मल को हम क्या है, वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ठीक है ना। तो वर्मी कंपोस्ट खाद केचुआ द्वारा कार्बनिक पदार्थों से, क्या है, कार्बनिक पदार्थ जैसे कृषि अवशेष हो गए, खाद बनाने की प्रक्रिया है। केचुए कार्बनिक पदार्थों यानी कार्बनिक पदार्थ जैसे घरेलू कचरा है, शहरी कचरा है, कृषि अवशेष है, औद्योगिक अवशेष आदि एवं मृदा को खाते हैं। क्या करते हैं, मृदा को खाते हैं
खाए हुए कार्बन पदार्थों का आहार नाल में, यानी जो आपके पाचन तंत्र होता है जो केंचुए का, उसके पहुंचकर पाचन हो जाता है तथा शेष पदार्थ मल के रूप में उत्सर्जित करता है, यानी त्याग देता है। क्या उत्सर्जन के रूप में क्या त्याग कर देता है। केंचुए द्वारा उत्सर्जित इन पदार्थों को ही हम वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। क्या कहते हैं, तो ये तमाम चीजें खाता है। क्या क्या खाता है वो, कार्बनिक पदार्थ हो गए अपने, जैसे घरेलू कचरा हो गया, ठीक ना, इसके बाद शहरी कचरा हो गया, इसमें कृषि अवशेष हो गए, ठीक है, औद्योगिक अवशेष। इन तमाम चीजों को क्या करेगा केंचुआ खाएगा। खाने के बाद वो अपने शरीर के अंदर आहार डालने पाचन करेगा। पाचन करने के बाद जो चीज बचती है वो मल के रूप में क्या कर देता है, त्याग कर देता है। त्यागने के बाद जो त्यागा हुआ चीज होती है, मल होता है, उसी को क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। तो बात समझ गए। तो केंचुआ द्वारा जो तैयार की जाने मल के त्याग किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक फार्म है जहाँ पर क्या वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार किया जा रहा है। ये बहुत सारे आपको केंचुए दिया। अब इतने बहुत सारे केंचुए क्या किए, तो ये क्या है, फैक्ट्री में आपको मिल जाते हैं, जो आप खरीद के लाओगे और वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हो। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, यहाँ पर भी देखो, आप अगर हौद नहीं बना सकते हो तब भी तो आपको इस प्रकार विशेषता है। आप अगर हौद वगैरह नहीं बना रहे तो आपको क्या है, बाजार में प्लास्टिक के क्या मिल जाते हैं, सलीते, यानी आपके हौद टाइप के होते हैं। इनके तो इनको भी के अंदर भी अपन क्या है, वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर सकते हैं। इसमें 1.6% नाइट्रोजन और 5.04% क्या फास्फोरस और 0.8% पोटास पाया जाता है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है पेपर के अंतर्गत कि उससे पूछ लिया वर्मी कंपोस्ट खाद के अंतर्गत नाइट्रोजन कितने परसेंट पाई जाती है, तो 1.6% क्या हो जाती है, आपकी नाइट्रोजन हो जाती है, और फास्फोरस हो जाता है आपका 5.04%, और आपका नया पोटास हो जाता है 0.8% हो जाता है, क्या आपका पोटास हो जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या है, एक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है वर्मी कंपोस्ट खाद के अंतर्गत। वर्मी कंपोस्ट खाद का CN अनुपात, यानी कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है 1:6 होता है। क्या होता है, 1:6 होता है, यानी CN होता है, यानी 1% क्या हो जाएगी आपकी कार्बन हो जाएगा और नाइट्रोजन हो जाएगी 6%। ठीक है ना। केंचुए के सूखे पाउडर में 60 से 65% तक क्या है, प्रोटीन होता है। क्या होता है, जो सूखा होता है केंचुआ का जो पाउडर होता है उसके अंतर्गत कितना 60 से 65% तक क्या होती है, उसके अंदर प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, केंचुए की वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रण दशाओं में प्रजनन का एवं पालन कृत्रिम संवर्धन या वर्मी कल्चर कहलाता है। यानी किसे, और क्वेश्चन तैयार हो जाएगा आपका कि केंचुए से द्वारा जो खाद तैयार की जाती है उस करने की विधि को क्या बोलते हैं, वर्मी कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्मी कल्चर के नाम से जाना जाता है। फलदार पेड़ों में 1 से 10 केजी प्रति पेड़ वर्मी कंपोस्ट, सब्जी की फसलों में 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर वर्मी कल्चर का उपयोग करना चाहिए। क्या करना है, वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करना है। अगर आपके फलदार पेड़ हैं तो आप अगर छोटा है तो 1 केजी डाल दो, अगर बड़ा है सबसे ज्यादा बड़ा है तो 10 केजी आपके अगर दो, एक पौधे के लिए वर्मी कल्चर का उपयोग करें, यानी वर्मी कंपोस्ट खाद का उपयोग करोगे। और वही क्या है, आपको सब्जियां लगाना है तो 10 से 20 टन वर्मी कल्चर या वर्मी कंपोस्ट खाद को 1 हेक्टेयर के अंदर डालना है। ठीक ना, ताकि वो क्या है, उसके लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध हो जाएगा और अच्छे से पौधे क्या है ग्रोथ और वृद्धि कर सकते हैं, जिससे अच्छा उत्पादन मिलता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, अब है वर्मी कंपोस्ट के भौतिक गुण। यानी आपको देखो ये वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार हो गया है, अब उसमें क्या क्या आपको ढांचा दिखना चाहिए, तब उसे आप अच्छा क्या कहोगे, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट खाद दाने गहरे भूरे काले रंग का मुलायम पदार्थ है। कैसा है, भूरे काले रंग का क्या है, मुलायम पदार्थ है। तो आपको देख लो दानेदार दिखाई दे रहा है। यह बदबू रहित, यानी इससे गंध नहीं आनी, यानी बदबू नहीं आनी चाहिए। खरपतवार रहित, यानी किसी भी खरपतवार के इसमें बीज ना हो।
हानिकारक जीवाणु रहित होना चाहिए, क्योंकि अगर हानिकारक जीवाणु हुए तो फसल में क्या क्या पहुंचा देंगे, ये नुकसान, यानी वहां पर बीमारी तैयार करेंगे। इसके कणों पर म्यूकस जैसा पदार्थ चढ़ा रहता है। कैसे चढ़ा है? म्यूकस यानी झिल्लीदार एक पदार्थ चढ़ा रहता है। यह खरपतवार रहित होता है। कैसा होता है? खरपतवार रहित, यानी अगर इसके अंदर खरपतवार होगी तो वही क्या है, आप खेत की जब अंदर डालोगे वर्मी कंपोस्ट खाद तो वहां पर भी खरपतवार है, तो ऐसा खरपतवार रहित होना चाहिए। यह हानिकारक जीवाणु रहित होता है। कैसा होता है? हानिकारक, जो नुकसान पहुंचाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, इसके कवक वगैरह वो उससे क्या होने रहित का मतलब है उसके अंदर होना नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो ये क्या है हो गया वर्मी कंपोस्ट के भौतिक गुण हो चुके हैं। ठीक है ना? तो क्या क्या होना चाहिए? यह भूरे दानेदार मुलायम पदार्थ है, ये बदबू रहित, खरपतवार रहित, हानिकारक, इन कणों के म्यूकस जैसा पदार्थ चढ़ा रहना चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। ठीक है ना? नेक्स्ट चलते हैं। अब वर्मी कंपोस्ट का महत्व, यानी जब वर्मी कंपोस्ट खाद को अब जमीन के अंदर डालते हैं, खेतों में डालते हैं फसलों के लिए, तो उससे हमें क्या बेनिफिट, क्या महत्व है, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? गोबर की खाद के मुकाबले, गोबर की खाद के मुकाबले इसकी गुणवत्ता 8 से 10 गुना ज्यादा होती। क्या होती है? जो आप गोबर की खाद डालते हैं उसकी तुलना में 8 से 10 गुना बहुत अच्छा है। कितना है? 8 से 10 गुना बहुत अच्छा है। ठीक है ना? इसमें काफी नमी होने की वजह से सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों से पौधे को आवश्यक पोषक तत्वों को प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती। क्या है? आवश्यक पोषक तत्वों की प्राप्त होने की संभावना क्या हो जाती? ज्यादा हो जाती। ठीक है ना? वर्मी कंपोस्ट के कण मृदा के कणों के साथ मिलकर मृदा की जल धारण क्षमता में क्या करते हैं? वृद्धि, यानी बढ़ा देते हैं। ठीक है ना? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या है? बढ़ जाती है, यानी मृदा के अंदर पानी लंबे टाइम तक रुकने लगता है ताकि वो पौधे को लंबे टाइम तक मिल सके। यह खाद टिकाऊ खेती के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टिकाऊ खेती का मतलब ऐसा है कि आपका उत्पादन हर वर्ष बना रहे एक साथ, कोई पे मृदा के अंदर क्या है? गिरावट ना आए, ना उछाल आए, ना गिरावट, ऐसा है कि समांतर चलने वाला, उसे हम बोलते टिकाऊ खेती। भूमि में जीवाश्म वृद्धि के फलस्वरूप वायु संचार में क्या है? सुधार होता है। मृदा के अंदर रंध्र अवकाश की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या उसके अंदर वायु संचार बढ़ जाता है। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाता है? वर्मी कंपोस्ट खाद का क्या हो जाता है? महत्व हो जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ठीक है ना? अब यहाँ पर जब वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं तो क्या क्या अपन को सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है कंपोस्ट बनाने की एक बड़ी इकाई की अपेक्षा कई छोटी छोटी इकाइयों का प्रयोग करना चाहिए। प्रयोग करना क्यों अच्छा होता है? क्योंकि छोटी छोटी इकाइयों में क्या होता है? छोटे छोटे गड्ढे आप वो बनाओगे ताकि उसके अंदर केंचुए अच्छे से क्या कर पाएंगे? उसको खा पाएंगे और क्या उसके मल के रूप में त्याग पाएंगे, जिससे क्या वर्मी कंपोस्ट खाद बहुत अच्छा तैयार होगा। अगर बड़ी इकाई ले ली, यानी बड़े पैमाने पर आपने हौद बना दिया, तो अच्छा खाद नहीं बनेगा। कंपोस्ट के ढेर में रेंग कर प्रवेश करने वाले कीट हानिकारक नहीं बल्कि सहायक होते। क्या होते? सहायक। अगर जो रेंग कर चढ़ रहा है, उसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो वो क्या लाभकारी है। अगर वो पैदल चल के आ रहे हैं, पांव के द्वारा आ रहे हैं, तो वो हानिकारक होते, तो उनसे बचाना चाहिए। ठीक है? केंचुए ताप किरण संवेदी होते हैं। ताप किरण संवेदी का मतलब अगर थोड़ी सी गर्मी लगी तो केंचुए क्या हो जाते हैं? या तो मर जाएंगे या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद जिसमें तैयार कर उसकी तली में चले जाए, यानी नीचे चले जाए। वर्मी कंपोस्ट के मौसम में छाया का प्रबंध करने के साथ साथ 2 बार पानी का छिड़काव जरूरी होता है। कि पानी नहीं छिड़केंगे तो वे अच्छे से क्या है? कार्य नहीं कर पाएंगे। बरसात के मौसम में खाद के स्थान पर पानी नहीं भरना चाहिए। जहां पर अपन वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर रहे हैं उस जगह में पानी नहीं भरना चाहिए, तो यानी ऊंचे स्थान का प्रयोग करें। इस खाद का उपयोग रासायनिक उर्वरकों के साथ मिलाकर नहीं करना है। अगर उसके साथ करेंगे, अगर मिलाकर, तो जो वर्मी कंपोस्ट के अंदर जो जीवाणु है वो क्या हो जाएंगे? नष्ट, तो आपको उतना बेहतर लाभ नहीं मिल पाएगा। जमीन में इस खाद का प्रयोग करने के बाद बाहर रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर इन चीजों को करेंगे तो जमीन के अंदर जो
केंचुए होंगे वो क्या है नष्ट हो जाएंगे। तो क्या है उसके अंदर जो क्रिया होने वाली जैविक क्रिया है वो क्या हो जाएंगी खत्म हो जाएगी, जिससे क्या है आपको उतना बेहतर लाभ नहीं मिल पाएगा। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं हरी खाद। हरी खाद किसे कहते हैं देखते हैं। तो हरी खाद यानी आप क्या करोगे पहले फसल उगाओगे, फसल उगाने के बाद क्या करोगे, फसल उगाने के बाद कृषि यंत्र की सहायता से आप क्या जुताई करोगे, जुताई करने के बाद वही फसल को क्या है मृदा के अंदर दबा दोगे, मृदा में दबाने के बाद फिर वही फसल क्या है सड़ जाएगी, सड़ने के बाद जो खाद तैयार होती है उसे हम क्या बोलते हैं हरी खाद कहते हैं। क्या भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए दलहनी तथा आदलनी फसलों को, जो दलहनी है आदलनी फसलों को उगाकर हरी अवस्था में यानी कोमल अवस्था में भूमि में जोत कर सड़ाने के फलस्वरूप, जब सड़ने के फलस्वरूप जो खाद तैयार होती है बनती है उसे हम हरी खाद कहते हैं। देखो यहाँ पर क्या है आपका हरी फसल खड़ी हुई है, यहाँ पर चाचा जी ने ट्रैक्टर से चला दी यानी मृदा में क्या है मिला दी इन पौधों को हरी खाद। अब ये जब क्या है इसके अंदर पानी दिया जाएगा सड़ कर जो खाद तैयार होगी उसी को हम क्या बोलेंगे हरी खाद कहेंगे। क्या कहेंगे हरी खाद कहेंगे। तो बात तो समझ गए ना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अगला पॉइंट है अपना हरी खाद के लिए फसल का चुनाव या विशेषता, यानी हरी खाद की फसल की विशेषताएं क्या होती है वो देखें। जो हरी खाद के लिए आप फसल का चुनाव कर रहे हैं उसके अंदर क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो देखें। फसल शीघ्र बढ़ने वाली होनी चाहिए, अगर शीघ्र बढ़ेगी तो समय अपना बच जाएगा ताकि हम अगली फसल भी उगा सकें। फसल गहरी जड़ों वाली होनी चाहिए, गहरी जड़ों वाली होने से क्या है मृदा के अंदर रंग अवकाश की मात्रा बढ़ जाएगी। फसल शाखा युक्त एवं अधिक पत्तीदार होनी चाहिए, अगर शाखा उसके अंदर अधिक है पत्तियां अधिक है तो ज्यादा से ज्यादा खाद तैयार होगी। ठीक है ना। फसल कोमल तने वाली होनी चाहिए जिससे शीघ्र सड़ जाए। अब कोमल तना होगा तो वह जैसे जुताई करेंगे थोड़ी ही टाइम में वो सड़ जाएगी ताकि जल्दी खाद तैयार हो। फसल का बीज सस्ता यानी क्या है आपको सस्ते महंगे बीज बोगे तो वो लाभ नहीं मिल पाएगा, सस्ते सुविधा पूर्वक यानी आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है। तो ये क्या होनी चाहिए हरी खाद की फसलों की विशेषता है। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हरी खाद के लाभ। अगर वो क्या क्या बेनिफिट होता है जब हम क्या हरी खाद तैयार करते हैं अपने खेत के अंदर। ठीक है ना। तो देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या बोला, हरी खाद के द्वारा पोषक तत्वों की निश्चालन द्वारा हानि कम हो जाती है। जो पोषक तत्व होते हैं वो क्या है जो लीचिंग क्रिया द्वारा नीचे चले जाते थे अब उनके पे क्या होल्ड लग जाएगा यानी वे रुकने लगेंगे। ठीक है ना। कम खर्च में पर्याप्त खाद तैयार हो जाती है। पर्याप्त खाद कम खर्च का मतलब यह है आपने उसी खेत में क्या है फसल तैयार होगी, जुताई करना है बस खाद तैयार हो जाएगी। तो यह कम खर्चीली होती है। मृदा में जीवाश्म पदार्थ की वृद्धि होती है तथा पोषक तत्व अधिक स्थायी हो जाता है। क्या होता है अधिक स्थायी होता है। ठीक है। भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। क्या होता है भूमि का जो ढांचा है वो अच्छा हो जाता है। भूमि की जल धारण क्षमता एवं वायु संचार में क्या होती है वृद्धि हो जाती है। मृदा के लिए लाभदायक जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि, जो बेनिफिट पहुंचाने वाले फसलों को मृदा के अंदर जीवाणु उनमें क्या है उनकी कार्य क्षमता उनमें वृद्धि होती है। फसलों की जड़ें भूमि में गहराई तक प्रवेश करके भूमि को खुला बनाती हैं ताकि अगली फसल की जड़ें अच्छे से अंदर चली जाएं। और जड़ें जाने से क्या होता है मृदा में रंध्रावकाश बढ़ता है जिससे वायु संचार अच्छा रहेगा। वायु संचार अच्छा रहेगा तो अंदर क्या है जो जड़ों के ऑक्सीजन वगैरह अच्छे से मिल पाएगी, वायु अच्छे से मिल पाएगी तो भी क्या है वृद्धि अच्छे से कर सकती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रमुख फसलें, यानी जो हरी खाद के लिए प्रयोग की जाएगी कौन कौन फसलों से अपन हरी खाद तैयार करते हैं। सबसे फलीदार यानी दलहनी फसलें, तो लेग्यूम क्रॉप्स कौन सी है सनई, कौन सी सनई है, ढैंचा है, वर्षी में और क्या है उर्द। क्या लिखेंगे इसी हाथ का डाल, क्या उर्दू नहीं है उर्द है। उर्द, ग्वार, ट्रोप्सिया, मटर, मूंग, ये तमाम क्या है आपकी क्या है लोबिया। तो आपको सनई देख रहे हैं, इस सनई की फसल है, क्या है इस सनई कहते हैं। ये बरसीम की फसल है, बरसीम को क्या है चारों का राजा कहा जाता है। ठीक ना। इसके बाद उर्द, क्या है ये उर्द है, ये उर्द की फसल है। इसके जो बाद जी क्या है ढैंचा है, क्या है ये ढैंचा, ढैंचा की फसल। इन सभी फसलों से क्या है आप हरी खाद तैयार, ये सब कैसी है दलहनी फसलें हैं, क्या है फलीदार फसलें।
ये सबसे बढ़िया होती है खाद तैयार करने के लिए, हरी खाद। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ जाती है हरी खाद के लिए प्रयोग की जाने वाली आधरनी फसलें। क्या है आधरनी? जैसे यहाँ पर भांग लिखा है, जी भांग की फसल है, इससे भी क्या हरी खाद तैयार कर सकते हैं। जैसे कोदो है, कोदो जीरा कहते हैं, ये फसल है कोदो जीरा, इससे भी हरी खाद कहते हैं। कुटक, ये भी क्या है हरी खाद के लिए प्रयोग, लेकिन ये उतनी बेहतर नहीं है, इनसे खाद कम तैयार की जाती है, लेकिन इसे तैयार कर सकते हैं, लेकिन तैयार करते नहीं, लेकिन अपन सनई ढैंचा से तैयार ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखना, ये फसलें हो गई आपकी दलहनी या दलहनी हरी खाद तैयार करने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है ना। हरी खाद की सीमा है, यानी जब हरी खाद तैयार कर रहे हैं तो उसके पर क्या हानि होती है, देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, हरी खाद देने की एक फसल का नुकसान हो जाता है, यानी जिस समय पे आप हरी खाद तैयार करोगे उसी समय पर क्या है आपकी फसल तैयार होनी, या तो आप हरी खाद तैयार कर पाओगे या फसल, तो यानी हरी खाद तैयार की तो अपनी एक फसल का क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ठीक है। उपयुक्त हरी खाद की फसलों के बीजों के अभाव के कारण कुछ स्थानों पर किसान क्या है इसका उपयोग नहीं कर पाते, यानी सनई ढैंचा के बीज नहीं मिल पाते, जिससे हरी खाद नहीं तैयार। शुष्क कृषि तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में फसल की वृद्धि एवं सड़ने के लिए जल पर्याप्त नहीं रहता, यानी कमी रहती है। या तो वृद्धि कराने के लिए पहली बात पानी नहीं, अगर वृद्धि करा भी ली तो सड़ाने के लिए पानी चाहिए, तो कमी हो जाती है। जैसे आपका राजस्थान एरिया हो गया, हरी खाद की फसलों को दबाने व कृषि यानी जमीन के अंदर मिलाने के लिए हरी फसलों के लिए कृषि यंत्रों की कमी होना किसानों के पास। हमारे देश में प्रति व्यक्ति जोत कम होना, जोत का मतलब है कि हर किसान के पास इतनी पर्याप्त जमीन नहीं है कि वो कुछ जमीन पे हरी खाद तैयार कर ले, कुछ पे फसल। अब उसके बाद जो जमीन है वही क्या है, या तो वो हरी खाद तैयार कर ले या अपने जीवन के निर्वाह के लिए वो फसल उगा ले। अगर उसने हरी खाद दी तो फिर उसके पास जो फसल, अगर हरी खाद तैयार की तो उसकी फसल नहीं होगी, तो फिर वो अपने क्या 1-2 बीघे 10 बीघे जमीन है जिसके बाद वो उसने अगर उसमें क्या एक सीजन में हरी खाद तैयार कर ली तो उसकी फसल नहीं होगी, तो उसके क्या है जीवन निर्वाह क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना। जलवायु संबंधी विषमताओं के कारण हरी खाद की फसलों को उगाने में क्या है बाधा आती, समस्या आती। किसानों को हरी खाद देने की वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है, यानी वैज्ञानिक विधि पता नहीं है कि हरी खाद कैसी होती है, इसका महत्व क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, थैंक यू दोस्तों। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करें, और अगर इसमें कुछ भी कमी दिखती है या अगर अच्छा लगता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, ताकि उसके आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि कहाँ पर त्रुटि है, तो उसको मैं